अस्सलाम वालेकुम। एमओडी जॉब्स पर अप्लाई कर लिया है, यूडीसी, एलडीसी और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर पर, लेकिन डेटा नहीं मिल रहा है। और हमारी ईएससी जनरल की डेट भी करीब आ चुकी है। 50% जीके है, कैसे तैयारी करें? तो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म हाजिर है, जहां पर आपको सब पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंसेस और इस्लामियात उर्दू की तैयारी करवाई जाएगी। सबकी अलग प्लेलिस्ट बनेगी। 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर आपको पाकिस्तान अफेयर कराया जाएगा, फिर कंप्यूटर भी इस तरह से, और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को एक ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवाना है, जिससे आप लोग कम से कम स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर कर लें। याद रखिए कि एमओडी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो टफेस्ट होता है, बहुत टफ होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से टफ क्वेश्चंस जो हैं वो शामिल किए जाते हैं और आप लोगों को घुमाया जाता है। लेकिन उसका एक हल है उससे बचने के लिए कि अगर हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से डील कर लेते हैं, तो हम इसका बेहतरीन तरीके से तैयारी इसकी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और उस तैयारी को करने के लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा। मैंने भी अप्लाई किया हुआ है। आप लोग और मैं जब हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे, तो इसका लेवल ही कुछ और होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्यूरीज लिखेंगे। आपको कोई मसला होगा तो आप लिख दीजिएगा और मैं आपको समझा दूंगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान अफेयर्स को हम सबसे पहले लेकर चल रहे हैं, और पाकिस्तान अफेयर्स में हम इसकी हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम से। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है, देखते हैं कि कौन है, क्या है, कैसे आए हैं। याद रखिएगा, इस सीरीज़ के अंदर आपको वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। आप लोग कहेंगे कि यार ये चीज़ें हमें आती हैं और हम लोग क्यों पढ़ें। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि कामयाब अगर होना है तो उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा जिन चीज़ों से आप हेट करते हैं, जिन चीज़ों को आपको लगता है कि यार ये तो मुझे आती है, मैं इनको क्यों पढ़ूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर आप उनको पढ़ लेते हैं, आपकी रवैया अच्छी हो जाएगी। होता क्या है कि जब हम पेपर में जाते हैं, तो पेपर में ये आता है कि हम क्वेश्चन हमें याद, हम लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें ज़ीरो से पढ़ना पड़ेगा, और ज़ीरो से तभी हम पढ़ पाएंगे जब हम गौर से चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे है क्या। तो हमारा सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम टॉपिक है, और देखिए कि पढ़ते साथ ही आपको याद होता जाएगा। ज़बरदस्त। मोहम्मद बिन कासिम जो है 695 में पैदा हुआ। देखते हैं कि इसने कौन था और इसने क्या किया। मोहम्मद बिन कासिम 695 में पैदा होता है जी, और 715 में फौत हो जाता है। 20 साल की उम्र में ये सिंध को फतह करता है 712 के अंदर। और ठीक है, इसका ताल्लुक जो था वो सकफी कबीले से था। सकफी कबीला कहाँ पे है? अरब के अंदर है, ताइफ में। अच्छा, उसकी जो परवरिश है उसकी माँ ने की। अच्छा, मैं इसको डिटेल में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक हो, अगर आप पीपीएससी के अंदर या एमओडी के अंदर, कोई भी एफपीएससी के अंदर बिगनर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हमें क्या करना है। हमें उस सब्जेक्ट को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है। हमें हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है, फिर उसके क्विज़ेस करने हैं। उसके क्विज़ेस सॉल्व करने से हमें क्लियर हो जाएगा कि उसके जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमसे जो इस टॉपिक में छूट गए हैं, वो हमारे हमारे क्विज़ेस में सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे हमारी तैयारी जो है वो और पुख्ता हो जाएगी और ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। तो मोहम्मद बिन कासिम को लेकर चल रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा कि 695 में पैदा हुआ, सकफी ट्राइब से ताल्लुक था। दो एमसीक्यूज हो गए। नंबर थर्ड पे है, सफीद कबीला कहाँ से? सऊदी अरेबिया में है, ताइफ के अंदर। अच्छा, इसकी परवरिश इसकी माँ ने की। अब यहाँ पे वो पूछ कहता है कि ये ग्रेट एसेट था किसके लिए? अपने अंकल के लिए। अंकल कौन से? मोहम्मद इब्न यूसुफ। हुजाज बिन यूसुफ नहीं, मोहम्मद इब्न यूसुफ। ये हुजाज बिन यूसुफ के भाई थे। हुजाज बिन यूसुफ कौन थे? बनु उमैया के गवर्नर थे, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम उनका भांजा था, सॉरी उनका भतीजा था और दामाद था। यहाँ पे हमारे पास चौथा, पांचवा, छठा एमसीक्यूज, सातवां एमसीक्यूज आ गया। पहला एमसीक्यूज, मोहम्मद बिन कासिम कब पैदा हुए? 695 में, सकफी कबीले से ताल्लुक है जी। और हमारे पास क्या है? सकफी कबीला कहाँ से? ताइफ से है। अंकल कौन है? मोहम्मद इब्ने यूसुफ। अच्छा, मोहम्मद इब्ने यूसुफ कौन है? गवर्नर ऑफ यमन है। अच्छा, ये किसके भाई हैं? हुज्जाज बिन यूसुफ के। हुज्जाज बिन यूसुफ कौन है? बनु उमैया के गवर्नर हैं। मोहम्मद बिन कासिम कौन है? इनका दामाद भी है और भतीजा भी है। इन्होंने क्यों उसको, हुज्जाज बिन यूसुफ ने दामाद बनाया? देखिए कि ये बहुत काबिल था मोहम्मद बिन कासिम, और अपनी काबिलियत की वजह से ही, अपने लायकपन की वजह से ये बहुत जल्द क्या हो गया कि स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर आ गया, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। और फिर उसको क्या हुआ कि उसको बहुत जल्द अपना जनरल भी बना दिया गया। और हुजाज बिन यूसुफ, क्या कहते हैं कि उसका ससुर था। उसने उसकी इसी खूबियों की वजह से उसको पता चल गया कि ये बंदा जो है वो भी बहुत काबिल है और आगे जाकर ये बहुत कुछ अचीव करने वाला है। तो उसने इसको क्या किया, जिस तरह हमारे ख़ानदान में होता है कि चच्चा भतीजा, सॉरी चच्चा मामू क्या करते हैं कि जो सबसे काबिल लड़का होता है ख़ानदान में, उस पर कब्जा कर लेते हैं, ये मेरा दामाद बनेगा। उसी तरह से हुजाज बिन यूसुफ ने भी कहा कि ये मेरा दामाद बनेगा। और जब ससुर क्या हो, ससुर किसी बड़े ओहदे पर हो, तो बंदा T20 का कप्तान बन जाता है हमारे यहाँ इस दौर के अंदर। उस दौर में तो बंदा फिर हाई पोजीशन पे जर्नल बन जाता था, सिपा सलार बन जाता था। तो हुआ कुछ यूं था कि अरब और किसके,
अरब और श्रीलंका के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, तो श्रीलंका वालों ने क्या किया, उनको बहरी जहाज़ के 8 बहरी जहाज़ दिए, जिसमें सोना था, जवाहरात थे, अशरफियाँ थीं, माली गुलाम भी थे, बहुत सारी माली इमदाद थी, मतलब बहुत सारा माल था। माल से भरे हुए जहाज़ भेजे। उस वक़्त क्या होता था कि समंदरों के जो समुद्री लुटेरे थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे सिंध के अंदर, और सिंध के अंदर हुकूमत थी राजा दाहिर की, जिसका वज़ीर था चच। ये दोनों एमसीक्यूज़ पूछे जा चुके हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने इनके जहाज़ों को लूट लिया। अब हुजाज बिन यूसुफ ने इससे ख़त लिखा राजा दाहिर को कि यार हमारे जो जहाज़ हैं वो हमें वापस कर दो। राजा दाहिर ने कहा कि भाई ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे बस से बाहर की बात है, तो तुम जाओ भाड़ में तो नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि नहीं जी, मैं वापस नहीं कर सकता, तुम लोगों को जो करना है उखाड़ना है उखाड़ लो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भेज दी फ़ौज। वैसे ये मज़ाक के लिए कह रहा हूँ, ये एमसीक्यूज़ नहीं है, ठीक है? जो एमसीक्यूज़ होगा मैं बताता जाऊँगा। तो हुज्जाज बिन यूसुफ़ को कहा जाता है कि नाहीद ने ख़त लिखा था, वो उसी लश्कर में थी, उसने फिर ख़त लिखा, चुपके से बच-बचा के ख़त लिखा, जो हुज्जाज बिन यूसुफ़ के पास पहुँचा। फिर हुज्जाज बिन यूसुफ़ ने राजा दाहिर को लिखा था। राजा दाहिर आखिरी हिंदू रूलर था, जिसके बाद मुसलमान आ गए थे हिंदुस्तान के ऊपर, और मुसलमानों की सिंध के ऊपर हुकूमत आ गई थी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे याद हो गया। अब आगे चलते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ मोहम्मद बिन कासिम, हुजाज बिन यूसुफ, और ये मिक्सअप हो रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, हुजाज बिन यूसुफ ने इससे पहले 2 और बंदे भेजे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, तो फिर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। हुजाज बिन यूसुफ ने भेजा और कहा कि जाओ और जाकर फ़तह करके आओ, और हुजाज बिन यूसुफ को भेजा था वलीद बिन अब्दुल मालिक ने। वलीद बिन अब्दुल मालिक का ताल्लुक बनु उमैया से है। बनु उमैया के फाउंडर थे हज़रत अमीर मुआविया, इनका कैपिटल दमिश्क के अंदर है। ये हम आगे जाके और भी एमसीक्यूज़ इनके देख लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। हमने पाकिस्तान अफेयर पढ़ना है, अभी हमने इस्लामियात अलग पढ़नी है, इस्लामियात का लेक्चर हमारे पास अलहदा है। तो इस्लामियात भी हम आपको इसी तरीके से, इसी मज़े के साथ आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा मैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी तक मोहम्मद बिन कासिम जितना पढ़ा याद हो चुका है ना। अभी आगे चलते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम को जी 6000 कैलोरी दी गई, 6000 कैमल राइडर्स और 5 मजरिकें दी गई कि जाओ और जाकर उड़ा दो, ख़त्म कर दो, फना कर दो, जीत कर आओ, फतह कर लो सिंध। तो मोहम्मद बिन कासिम एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा। उसने सबसे पहले वो दीबल के मकाम पर आया, दीबल को, उस जगह को फतह किया। फिर वो इस तरह आगे बढ़ता गया और उसकी फौजें आगे बढ़ती गई। रोहड़ी के मकाम पर मोहम्मद बिन कासिम का राजा दाहिर से सामना हो गया। राजा दाहिर और इसकी जो फ़ौज थी, इसके दरमियान जो मुकाबला हुआ, उसको बैटल ऑफ अरोड़ कहा जाता है। ये तकरीबन 711 में हुई थी, और इनका मुकाबला हुआ तो मोहम्मद बिन कासिम जीत गया, राजा दाहिर मारा गया। और यहाँ तक हमारा जो है, और फिर हुआ यूँ कि हुजाज बिन यूसुफ 714 में फ़ौत हो गया। तो हुआ ये कि वलीद बिन अब्दुल मालिक भी फ़ौत हो गया। तो सुलेमान बिन अब्दुल मालिक इसके हुजाज के यूसुफ के ख़ानदान के बहुत ज़्यादा खिलाफ था। अभी हम मोहम्मद बिन कासिम के क्विज़ को सर्च करते हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ हमारे रह गए, तो हम उसमें भी देख लेते हैं। तो हुआ ये कि मैंने जब ये वीडियो बनाई, तो इसमें मेरे साथ 1 घंटे की वीडियो थी, और इसमें मेरा सारा जो वॉइस है मैंने रिकॉर्ड की थी वो नहीं हुई, तो मुझे इसको मैं दोबारा से वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, तो चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टोरी मोहम्मद बिन कासिम की हम चल रहे थे कि वलीद बिन अब्दुल मालिक भी मर गया, जिसने भेजा था, उसने 3 बंदों को भेजा था। तारिक बिन ज़ियाद को स्पेन में भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध में भेजा था, और एक और भी थे, मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको थोड़ा-सा अपनी वॉइस जो है, यूट्यूब के अंदर सेटिंग्स होती है, वहाँ पे आप जाकर अगर आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है तो आप उसको कम कर सकते हैं। तो 714 में वो फ़ौत हो गए उन्होंने। फिर सलमान बिन अब्दुल मालिक ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया, और क्या हुआ कि इसको कैद कर दिया, और ये कैद में ही मर गया 20 साल की उम्र में, 715 में। तो अब आकर इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं कि फाउंडर ऑफ उमैया कौन था। हज़रत अमीर मुआविया थे, और दमिश्क में इनका कैपिटल है। कासिम जनरल था। मोहम्मद बिन कासिम बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? उमैयद डायनेस्टी से इसका ताल्लुक है जी। अच्छा, 712 में फ़तह किया। लास्ट हिंदू रूलर जो थे वो राजा दाहिर थे। अच्छा, बैटल फाउट बिटवीन राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम, इसको बैटल ऑफ अरोड़ कहा जाता है। बैटल ऑफ रोड टुक प्लेस इन 711 में हुई थी। 712 711 ये यही आता है। हु वाज द गवर्नर ऑफ उमैया? तो मैंने जैसे आपको बताया हुजाज बिन यूसुफ। ये सारे एमसीक्यूज देखिए हमने आपको कवर कर दिए। ये आकर एक अलग सी वेबसाइट थी, ये मुझे ये भी नहीं पता कि ये पाकिस्तान की है या इंडिया की है, किसकी वेबसाइट है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये सारे एमसीक्यूज हमने पढ़ लिए। हु वाज द, देखें, तो यही फ़ायदा होता है कि क्विज़ का, कि अगर कोई एमसीक्यूज़ हमसे रह गया तो हम उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है पढ़ने का, और मैं आपको बाकी सारा इसी तरह से पढ़ाऊँगा। आपको आपके पेपर से 1 हफ़्ता रहता है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह से हम क्विक रिवीजन करके क्या करेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। तो किसने हुजाज को ख़त लिखा? नाहीद ने। नाहीद को कैप्चर किसने किया था? प्रताप राय कहा जाता है कि वो श्रीलंका से, जैसे कि अरेबिया, उसको भेजा जा रहा था। रिलेशनशिप बिटवीन हज्जाज एंड मोहम्मद बिन कासिम, तो भतीजा भी था और दामाद भी था। अच्छा, सिंध इज़ आल्सो नोन एज़ दारुल इस्लाम, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुसलमानों ने सबसे पहले क्या है, पंजाब और सिंध में है, पहले सिंध में है फिर पंजाब में है। तो हुआ ये कि पहले मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे
पाकिस्तान पर, सॉरी पूरे हिंदुस्तान पर नहीं, सिर्फ सिंध और पंजाब पर हुकूमत की थी। अच्छा ये बड़ा फास्ट जा रहा है और मैं बहुत, क्योंकि अब चीज़ों को मजीद एलेबरेट करके समझा रहा हूँ तो इसलिए लेट हो रही है। मोहम्मद बिन कासिम, अच्छा सॉरी, गवर्नर कौन, हुज्जाज, मोहम्मद बिन यूसुफ यमन के गवर्नर थे, और किस अंकल थे किसके, कासिम के। हुज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर ऑफ इराक थे। 714 में इनकी वफात हुई। वलीद बिन अब्दुल मालिक भी इनके बाद फौत हो गए, और उसके बाद सलमान बिन अब्दुल मालिक है जिसने इनको कैद किया। आखिरी बनु उमैया का जो रूलर था वो मरवान टू था। तो मैं दोबारा से समराइज़ करता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम 695 में पैदा होता है, सकफ़ी ट्राइब है, और कहाँ पे है, ताइफ से ताल्लुक़ है। अच्छा, ताइफ से ताल्लुक़ है, उसके बाद क्या है कि मोहम्मद इब्न यूसुफ़ इनका चचा है जो कि गवर्नर ऑफ यमन था। हुज्जाज बिन यूसुफ़ इसका चचा भी है और ससुर भी है। उसके बाद ये क्या करता है, ये जर्नेल था इसका प्रोफेशन, और ये क्या किया, इसने सिंध पर हमला किया। कहाँ पे, दीबल के मकाम पर आया। दीबल के मकाम से ये कहाँ गया अपना, फिर ये दीबल से होते हुए अरोड़, बैटल ऑफ अरोड़ लड़ी, फिर सिंध को इस तरह से, सिंध से होते हुए फिर पंजाब की बाउंड्रीज को फतह किया। फिर 714 में इसे वापस बुला लिया गया। ये आगे पेशकदमी कर रहा था लेकिन इसको रोक दिया गया। वापस बुलाकर इसको कैद किया गया और कैद में ही ये फौत हो गया। और हुआ क्या कि 715 में इसकी वफात हो गई 20 साल की उम्र में। यहाँ तक मोहम्मद बिन कासिम कंप्लीट हो गया। बनु उमैया कबिया मैंने देखा कि फाउंडर अमीर मुआविया थे, दमश्क में उनका कैपिटल था, उनका जो गवर्नर था वो हुजाज बिन यूसुफ था। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, मोहम्मद बिन गजनवी की तरफ। मज़ा आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर करो दूसरों के, लोगों के दोस्तों के साथ, अगर उन्हों की भी इसी तरह से अच्छी तैयारी चाहते हो तो। अच्छा जी, अब हमारे पास महमूद गजनवी आ गया। महमूद गजनवी हमारे पास 971 एडी में खुसरान में पैदा हुआ। महमूद गजनवी उस सबुकतगीन का बेटा है जिसको आप लोग कहते हो कि हिरनी का बच्चा वगैरह, वो हिरनी का बच्चा उठाकर जा रहा होता है, शिकार पे जाता है, तो वो इस तरह की कोई स्टोरी है, तो वो स्टोरी वो वाला सुबुकतगीन, तो उसको फिर ख्वाब आता है कि उसका बेटा जो है वो बनेगा। असल में ये क्या थे, ये स्लेव सोल्जर थे एक टर्किश अंपायर के, लेकिन उस अंपायर का डाउनफॉल चल रहा था। तो इनका हुआ क्या कि फिर महमूद गजनवी जो था वो बहुत बड़ा बहादुर था, बहुत ताकतवर था, तो इसने क्या किया कि उसके खिलाफ, क्या कहते हैं यार, उसका तो डाउनफॉल था, तो फिर इसने खुद कंट्रोल कर लिया। 1994 में ये अपने फादर को इसने ज्वाइन किया था, और फिर जल्द ही इसने, सबसे पहले इसने गजनी फतह किया था, फिर कंधार को भी फतह कर लिया, तो इसने खुद ही कंट्रोल कर लिया। इसने 1001 में अपनी एक्सपेडिशन इंडिया की तरफ मोड़ दी, मतलब अपनी मुहिमात 1001 में किसकी तरफ, हिंदुस्तान पर हमले करने शुरू कर दिए। सवाल आता है कि जी महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमले कब शुरू किए, या कौन सी सदी में शुरू किए, तो 11वीं सदी में शुरू किए, और सन अगर पूछ ले तो 1001 में हमने हमले शुरू किए। इसने 17 हमले किए थे किस पर, सोमनाथ की मंदिर के ऊपर। सोमनाथ के मंदिर में उस वक्त जो था वो बहुत ज़्यादा सोना होता था, और वो बहुत रिच टेम्पल था। तो कुछ लोग हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसने क्या किया, इसने जानबूझकर उस पर हमला किया, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कि सोना और जवाहरात के लिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमला किया कि माल दौलत के लिए। तो डिफरेंट राय हैं, लेकिन ये बड़े ज़ौक व शौक वाला बंदा था। इसके दरबार के अंदर अल बैरूनी मशहूर साइंसदान, उसके बाद बहकी, और फिरदौसी शायर थे, और बहकी तारीखदान थे। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग इसने अपने रखे थे, और बहुत ही ताकतवर जर्नल था। 1030 के अंदर ये फौत हो गया। 1025 में इसने सोमनाथ को जो है वो फतह किया था, और इसने बहुत सारे इंडियंस के जो मंदिर हैं उसको तोड़ा था या डिस्ट्रॉय किया था। तो महमूद गजनवी के हवाले से सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कब पैदा हुआ, कब इसने मुहिमा अपने फादर को ज्वाइन किया जंग में, गजनी और कंधार पर सबसे पहले हमला किया, फिर सॉरी उनको कब उन पर उनको फतह किया, फिर हिंदुस्तान आया 1001 में 11वीं सदी में, और फिर इसने अपनी मुहिमात शुरू कर दी। तो यही मोहम्मद बिन गज सॉरी महमूद गजनवी से सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता। बड़ा समराइज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए बड़े शॉर्ट करके मैंने बता दिया है। मोहम्मद बिन कासिम आपको याद करवा दिया, महमूद गजनवी आपको 712 से 1001 पर ले आया हूँ, सॉरी 1030 तक ले आया हूँ। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, ये आप लोगों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आना चाहिए। उससे पहले हम ज़रा सा अलबेरूनी को देखेंगे कि अलबेरूनी के क्या क्या खिदमात हैं, और वो किस तरह से ये उसको वहाँ से लेकर आया था। तो महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम यही है। मोहम्मद बिन कासिम आया 712 से 715 में वो चला गया, उसकी वफ़ात हो गई। फिर महमूद गजनवी आया। महमूद गजनवी के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, उसका क्विज़ देखा, और अब सॉरी मोहम्मद बिन कासिम का हमने क्विज़ देख लिया। मोहम्मद बिन कासिम से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। एफपीएससी का पेपर उठा लें, पीपीएससी का पेपर उठा लें, एमओडी के पास पेपर्स उठा लें, मोहम्मद बिन कासिम के क्वेश्चंस लाजमी आए हुए होंगे, महमूद गजनवी के क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ से आउट आपको अगर एक और क्वेश्चन मिल जाए जो आप फाइन कहेंगे, वो मैं अपनी ये 1 घंटे की वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो दोस्तों अब जाकर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि महमूद गजनवी क्विज़ को सर्च करते हैं,
अगर हमें कोई अच्छा मिलता है तो हम रेलेवेंट रहेंगे एमओडी और अपने पीपीएससी के हवाले से। हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं करेंगे, ना ही हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ करनी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़, अगर हम एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ घुसेंगे तो फिर हम वही एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते ही रह जाएंगे और फिर हम अपनी मेन तैयारी नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमें एक ही दिन के अंदर हमें पूरी पाकिस्तान अफेयर भी आ जाए, इंग्लिश भी आ जाए, इस्लामियात भी आ जाए, उर्दू भी आ जाए और हम एक ही दिन में तैयारी कर लें। ऐसा नहीं होता है, आपको सब्र रखना पड़ता है। पीपीएससी हो या एमओडी हो, जॉब लेना 6 महीने या 1 साल का प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको ये कम से कम सब्र से काम लेना पड़ेगा। 6 महीने 1 साल और बड़ा तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक वे में। आप वन पेपर पढ़ेंगे, हम वन पेपर पढ़ते रहे 6 महीने, लेकिन नौकरी नहीं मिली। वजह क्या थी कि हम सिर्फ स्टक हो गए एक ही सोर्स के ऊपर और हमने जो मेन चीज़ें थी वो नहीं पढ़ी, ठीक है। हमने सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ा, हमने सिस्टमेटिक वे में तैयारी नहीं की, रट्टे लगाए। हमें सिर्फ ये पता था कि महमूद गजनवी 17 हमले किए, हमें ये नहीं पता था कि महमूद गजनवी कब आया, ठीक है, उसके दरबार में कौन कौन था। अब आ गया कि जी कोर्ट एस्ट्रोलॉजर कौन था महमूद गजनवी के दरबार में, हमने तो सिर्फ ये पढ़ा हुआ है कि सोमनाथ पर हम 17 हमले किए थे। तो अब हमें तो नहीं पता। तो जब आप सिस्टमेटिक वे में जाते हैं ना, तैयारी करते हैं, तो आपको पता चलता है कि दोस्तों कि कौन से सन में क्या चीज़ हो रही है। अब महमूद गजनवी का क्वेश्चन आ गया, आपको पता चल गया कि 1030 में फौत हो गया है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद है। तो आप कभी भी इसको 1100 वाला, अगर इसके टेन्योर के अंदर नीचे कोई ऑप्शन दिए 1100 1200 वाला ऑप्शन आए, तो आप कभी भी टिक नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगी। यही चीज़ें होती हैं। पेपर अटेम्प्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उनमें से एक होती है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि आप क्या करते हो, आप 4 ऑप्शंस देखते हो, आप कहते हो कि यार इसके दौर में तो 1100 1200 ये तो है ही नहीं, फिर एक ऑप्शन बच जाता है जो कि रेलेवेंट लग रहा होता है। तो फिर इस तरह से आपके लिए नंबर लेना भी आसान होता है। जॉब के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों को आप वन स्टेप आगे होना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं जॉब ले सकोगे। वरना ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ एमसीक्यूज पढ़कर, पास पेपर पढ़कर आप लोग नौकरी ले लोगे, तो ये सिर्फ आपकी खाम ख्याली है, ठीक है। तो एल्बरोनी को देखते हैं हम, एल्बरोनी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एलिमिनेशन मेथड में ये बता रहा था आप लोगों को कि एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि आपने सवाल देखा, उसमें से 3 एमसीक्यूज, पीपीएससी में तो वैसे बहुत रेलिवेंट होते हैं, लेकिन एमओडी में भी इसी तरह से वो रेलिवेंट देता है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल अलग होते हैं, उस सन से कुछ हट कर होते हैं, तो हमें इलिमिनेट करना पड़ता है। लेकिन वो आपको तब आता है जब आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो। तो अल बेरूनी जो है वो कब पैदा हुआ, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, ये ख्वारिज़म से इसका ताल्लुक था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई, तो मैं आगे जाके आपको जो क्विज़ के अंदर है, इसका जो मैंने क्विज़ बनाया है, तो उसमें इसकी काफ़ी सारी डिटेल है। हुआ ये था कि अल बेरूनी जो था, इसको फ़िक़ा के ऊपर, जुग़राफ़िया के ऊपर, मैथ के ऊपर, फ़ल्कियात के ऊपर बहुत ज़्यादा महारत थी। और महमूद गज़नवी को शौक था कि उसने जो है अपने दरबार के अंदर सारे आलिम हज़रात को, जितने भी आलिम हज़रात थे, उनको इकट्ठा करना। तो फिरदौसी, बड़े-बड़े नाम आप देखेंगे कि इसके कोर्ट के अंदर थे, ठीक है। तो अल बरूनी को हम पाकिस्तान अफेयर में क्यों पढ़ते हैं, पाकिस्तान अफेयर में हम इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये महमूद गजनवी के दरबार में क्या था, कोर्ट एस्ट्रोलॉजर। एक एमसीक्यूज हो गया, ख्वारिज़म से इसका ताल्लुक था। दूसरा एमसीक्यूज हो गया, तीसरा एमसीक्यूज, इसने किताबुल हिंद लिखी थी। किताबुल हिंद में क्या था, इसने अपने तजर्बात जो कि इंडिया में इसने देखे थे, इंडिया की तहजीब देखी थी। पूछा जाता है कि इंडिया की तहजीब के ऊपर अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी, हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर इसकी कौन सी किताब है, तो वो हमारे पास जो है। अच्छा दोस्तों, तो अलबरूनी को हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 एमसीक्यूज के ख्वारिज़म से इसका ताल्लुक था, ठीक है। अबू रिहान अलबरूनी इसका पूरा नाम था। थर्ड नंबर पे इसने किताबुल हिंद लिखी। किताबुल हिंद इसने किसके बारे में लिखी, हिंदुस्तान की तहजीब के ऊपर। अलबरूनी के हवाले से क्वेश्चन आ चुके हैं, महमूद गजनवी के हवाले से 2-3 क्वेश्चन आ चुके थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, तो मैंने वो आपको तैयार करवा दी है, ठीक है, अच्छी तरीके से। यहाँ से भी हमने इसको थोड़ा थोड़ा देख लिया है। अलबरूनी का हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कोई और हो नहीं सकती। स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ है, मुझे लग रहा है। आप लोग सेटिंग्स में जाकर थोड़ी सी स्पीड स्लो कर सकते हैं, ठीक है। पेस मेरी बहुत ज़्यादा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। असल में हुआ ये कि मैंने जब भी इसको वो किया, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हुआ ये कि वॉइस नहीं आई। अब 1 घंटे की वीडियो बंदा बना ले और उसमें वॉइस ना हो, तो आपको पता नहीं है कि कैसा लगता है। इससे ज़्यादा बुरी चीज़ ये होती है कि हम 1 घंटे की वीडियो बनाकर जब अपलोड करें, इसमें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाकर अपलोड करें, तो और आप लोगों का रिस्पॉन्स ज़ीरो हो, 2 व्यूज़ हों, 4 व्यूज़ हों, तो फिर बंदे का हाँ, सराइकी में हाँ कहते हैं वैसे, मैं सराइकी हूँ तो इस वजह से बंदे का जो मोटिवेशन है वो सारी डाउन हो जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं। और अलबरूनी के हवाले से हम क्लियर हो गया, आपको आपको महमूद गज़नवी क्लियर हो गया, आपको मोहम्मद बिन कासिम क्लियर हो गया। 712 से लेकर अब हमारी 1030 तक की जो हिस्ट्री है वो आपको क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा महमूद गौरी। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको डिफरेंट तरीके से, मैंने ये कोशिश की थी कि मैंने चैट जीपीटी से भी एमसीक्यूज लिए, मैंने क्विज भी करवाए, ताकि आप लोगों
आपका एक भी एमसीक्यूज ना छूटे, ठीक है, तो इस वजह से। लेकिन अब क्या है कि वो वॉइस की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अब जो वॉइस ओवर दिया है ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, पुराने वाले से तो ये बहुत काफ़ी हद तक बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो चीज़ें मैंने उसमें भी नहीं बताई थी, तो ये एक तरह से आप लोगों के लिए अच्छा हो गया है। तो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी और अल बरूनी ये हो गए। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो आता है महमूद गौरी। अब ये जो चार हैं ये सेपरेट सेपरेट हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास दिल्ली सल्तनत आ जाएगी 1206 से लेकर 1526 तक। और हम 1526 पर एंड कर देंगे लेक्चर को। 1526 पर इसलिए एंड कर देंगे क्योंकि वन गो में ये सारा मुश्किल है, एक गो में जाकर इसको क्लियर करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हम यही करने वाले हैं कि आपके लिए 5 वीडियोस बना देंगे, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। देखो, मोहम्मद बिन कास महमूद गज़नवी को पढ़ाने में बैठूँ तो इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हो सकता है कि मुझसे रह गई हों, लेकिन क्या है कि फिर वो आपके लिए लंबा हो जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊँ, टॉपिक वाइज़ पढ़ाऊँ, ठीक है? महमूद गौरी पर आ चुके हैं। महमूद इसका नाम, असल नाम इसको कहा जाए शहाबुद्दीन गौरी था। इसको मुइज़ुद्दीन मोहम्मद सैम भी कहा जाता था, ठीक है? ये अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल था। इन्होंने गज़नवी की हुकूमत का तख्ता पलट दिया था। पहले गज़नवी हुकूमत करते थे, ठीक है? गज़नवी ने काफ़ी साल हुकूमत की, लेकिन फिर जब गौरी आए, तो इन्होंने आकर उनकी हुकूमत का तख्ता पलट दिया और फिर गौरी डायनेस्टी छा गई अफ़गानिस्तान के ऊपर फिर। और ये महमूद गज़नवी के बाद पहला बंदा था जिसने क्या किया, हिंदुस्तान के ऊपर इन्वेड किया। इन्वेड करते थे ये, हमला करते थे, हिंदुस्तान के ऊपर आते थे और अपनी सल्तनत बना जाते थे। तो अब हुआ ये कि अब मोहम्मद महमूद गज़नवी तक, ठीक है, तो हमारे पास जो सल्तनत है वो थोड़ी बहुत है, ठीक है, लेकिन महमूद गज़ अब इसके मोहम्मद गौरी के दौर में ना ये होगा कि हम मुसलमान जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर देंगे। और पहला टर्किश रूलर जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक है, दिल्ली सल्तनत का पहला लीडर, ठीक है, जिसकी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत थी। अब महमूद गौरी क्या करता है? महमूद गौरी तमाम मेहनत करता है, जतन करता है, हिंदुस्तान के कोने-कोने में जाकर मुहिमात करता है, लेकिन होता क्या है कि इसको जो खोखर हैं वो मार देते हैं। बस महमूद गौरी से जो आपके 2-3 दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएँगे आपके। एक तो इसका नाम पूछ लेता है कि इसका नाम क्या है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और इस दूसरा मुइज़ुद्दीन मोहम्मद सैम इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बैटल ऑफ तराइन 1191, बैटल ऑफ तराइन 1192, 1191, 1192 में इसकी दो अहम जंगें हुई। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। पहली में ये हार गया बुरी तरह से, दूसरी में ये जीत गया पृथ्वीराज चौहान से, जिसके बाद इसकी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत आ गई। लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सका, लेकिन इसकी वसीयत के मुताबिक इसका जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको हुकूमत दी गई, उसको क्राउन दिया गया, उसको थ्रोन दिया गया, किसका? हिंदुस्तान का। अब वो क्योंकि स्लेव था तो उसकी वजह से स्लेव डायनेस्टी नाम रख दिया गया। महमूद गौरी आपको क्लियर हो गया? महमूद गौरी के हवाले से कोई और क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे याद नहीं आ रहा है जो आपको बताना चाहिए, ठीक है। हाँ, 1206 में ये अपनी, हाँ, दमीक जहलम के मकाम पर इसको कत्ल किया गया था खोखर्स ने। ये अपनी किसी मुहिम के लिए जा रहा था और रास्ते में कहीं पे इन्होंने पड़ाव डाला, तो ये नमाज अदा कर रहा था, तो और नमाज अदा करते हुए खोखर्स ने इसको जो है वो कत्ल कर दिया था। यहाँ तक इसकी हिस्ट्री ख़त्म हो गई। अब हम पहुँच गए हैं 1206 के ऊपर। हम कहाँ से चले? 712 से चले, 712 से चलकर 1206 तक आ चुके हैं। कोई एमसीक्यूज़ हमने नहीं छोड़ा, टू द पॉइंट एमसीक्यूज़ किए हैं। मैं चाहता तो आपको बाकी यूट्यूबर्स की तरह पाकिस्तान अफेयर्स का यहाँ पे 2-2 घंटे के लेक्चर बना देते, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको 15-20 मिनट के अंदर ये सारा कवर कर दी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अहम था। मैंने 15-20 मिनट भी इसलिए लगे हैं कि इनमें बहुत अहम अहम चीज़ें थी और आपको इस तरह से पढ़ाना था कि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ, आपको याद आ जाए। ये ना हो कि आप लोग फिर अभी मैंने पढ़ाया और फिर भूल जाए, नहीं। आप लोग कॉपी पेंसिल साथ रखिए, इनको नोट करते जाइए। इनको नोट कर अगर आपने कर दिया, जो पिछले एमसीक्यूज़ गुज़रे हैं या जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, तो आपको मैं वल्लाह कहता हूँ कि आपको नोट्स बनाने किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आखिर आखिरी चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। यहाँ तक इसके हवाले अलावा और कोई एमसीक्यूज़ नहीं आता है, ठीक है? तो अब ही हम आ चुके हैं किसके ऊपर? महमूद गौरी को ही हम देख रहे थे। महमूद गौरी हमारा क्लियर हो चुका है। मोहम्मद बिन का सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक पर आएँगे। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक थी। और इसके जो इम्पोर्टेंट थे इसमें अपना कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद अरमशाह आया। अरमशाह को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, काबीना नोबेल्टी जो भी थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद सुल्तान अल तुतमिश आया। अल तुतमिश के बाद हमारे पास आ गया था कौन? रज़िया सुल्ताना आई। रज़िया सुल्ताना के बाद हमारे पास रुकनुद्दीन आया था, या कि कब बाद आया था मुझे ये याद नहीं, लेकिन अहम यही है कि बलबन, मैं फिर आपको बाद में आते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन तकरीबन ऐसी यही थी। अच्छा, रज़िया सुल्ताना, इसमें रज़िया सुल्ताना के हवाले से दो क्वेश्चन आते हैं कि पहली मुस्लिम रूलर थी वो, और 1236 से 1240 तक उसका दौर है। और इसके अलावा
बस जो इस सल्तनत में इतने अहम है ना, वो यही दो हैं। अच्छा जी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक पर हम आ चुके हैं। एडवेंट ऑफ इस्लाम हमने पूरा पढ़ लिया है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अल बैरूनी और सुल्तान महमूद गौरी हमने पढ़ लिए। अच्छा जी, मैं तैयारी करता हूँ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से। ये वेबसाइट है जहाँ पे हम आपको बहुत अच्छा डेटा मिलेगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री, पाकिस्तान की डेवलपमेंट आपने देखनी है, पर्सनैलिटीज़ देखनी है, तो यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। तो हम सुल्तान ऑफ दिल्ली देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से सुल्तान थे। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ आते हैं। अच्छा जी, कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम था महमूद गौरी का, और उसने वसीयत की थी कि मेरे बाद ये जो है इसको हुक्मरानी दी जाए। तो इसको, अच्छा इसको स्लेव कहा जाता है लेकिन उसने इसको आज़ाद कर दिया था, ठीक है। तो 1206 के अंदर इसको थ्रोन दिया गया। इसके भी इनिशियल चैलेंजेस थे कि लोग बागी थे, फिर इसने उनको बड़ी मुश्किल से संभाला सल्तनत को, बड़ी मुश्किल से संभाला। 4 साल ये हुक्मरानी कर सका, 1206 से 1210 तक। अच्छा, इसके दौर की अहम बात ये है कि इसने कुतुब मीनार बनवाया, और कुतुब मीनार की कुतुब मीनार की जो तामीर है वो शुरू हुई थी इसके दौर में। और इसके बाद ये हुआ था कि इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसको 2.5 दिन की मस्जिद भी कहा जाता है, ये इसने बनवाई थी। दो कारनामे ये हो गए। 1206 में हुक्मरानी, और हाँ 1210 में इसने चुगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए, ये क्या हो गया था, गिर गया था, और उस गिरने की वजह से इसकी मौत हो गई थी। तो ये 4 से 5 एमसीक्यूज हैं जो किसके हवाले से आते हैं, अपना कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले से आते हैं। यही 4 से 5 एमसीक्यूज जो हैं वो बनते हैं इसके हवाले से। अब मैंने 3-4 एमसीक्यूज आपको महमूद गजनवी से बताया, अलबरूनी से भी इतने बताए। तो ये कुल मिलाकर कोई ज़्यादा, मेरे ख्याल से अभी तक हमने 50 एमसीक्यूज भी नहीं पढ़े होंगे, और आपके 4 टॉपिक क्लियर हो गए। 1210 तक आप आ चुके हैं, ठीक है। 1210 तक आपका जो डेटा है वो बड़ा बेहतरीन तरीके से डेवलप हो चुका है, बड़े बेहतरीन तरीके से आप उसको लिख चुके होंगे, और सिस्टमेटिक वे में लिख चुके होंगे। सिस्टमेटिक वे में 712 में क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1100 महमूद गजनवी ने क्या किया, अलबरूनी ने क्या किया, और महमूद गौरी कौन था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली हैं, लिख ली हैं, ठीक है। दरमियान में ये सारी चीज़ें बताना आपको सिर्फ गाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं जो कि न्यू होते हैं, बिगनर होते हैं, और तैयारी करना स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि आप लोगों ने किस तरह से तैयारी करनी है। अच्छा, इसके बाद आरम शाह को हुक्मरानी दी गई थी 1 साल के लिए, लेकिन उसको फिर नोबेल्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो फिर सुल्तान अल्तुतमिश, इसको अल्तमश भी कहा जाता है, अल्तुतमिश भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या था, ये दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और ये बड़ा काबिल था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। महमूद गौरी क्या था, महमूद गौरी था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन, शमसुद्दीन अल्तुतमिश। अल्तुतमिश के हवाले से ये इसने बहुत रिफॉर्म्स की थी। अगर स्लेव डायनेस्टी के अंदर किसने रिफॉर्म्स किए हैं और कोई अपने रिफॉर्म्स की वजह से जाना जाता है, तो वो है सुल्तान अल्तुतमिश। इसने क्या किया, इसने अपनी करेंसी कापर टिंका, और सॉरी कापर जिताल और सिल्वर टंका इंट्रोड्यूस करवाई। सल अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई। इसके अलावा इसने बगावतों को कुचला, इसने ग्रुप ऑफ नोबेल्टी बनाया। तो बहुत सारे काम इसने किए हैं। और ये 1210 से 1236 तक रहा। 26 साल का इसका सुनहरी दौर रहा। इस दौर के अंदर इसने जो है वो प्रिपेयर किया किसको, रज़िया सुल्ताना को, और ताकि वो एक ज़बरदस्त रूलर बन सके। इसके बाद जो रूलर आई वो थी रज़िया सुल्ताना 1236 में। 1236 में इसके हवाले से जितने एमसीक्यूज बन सकते थे सुल्तान अल्तुतमिश के, वो मैंने आपको बता दिए कि 1210 में इसको हुक्मरान मिली, करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई, और कौन सी, सिल्वर करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई, कॉपर जिताल। और इसके अलावा ग्रुप ऑफ 40 तकरीबन इसने बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, हु फाउंडेड ग्रुप ऑफ 40, ठीक है। और इसके अलावा बस यही है कि 1236 में ये जो है इसकी डेथ हो गई थी बीमारी की वजह से। खोखर्स के खिलाफ इसकी जो बगावत है वो, इसने खोखर्स की बगावत को भी कुचला था। और बस ख़त्म हो गया यहाँ तक। 1236 तक हम पहुँच चुके हैं। अब 1236 से आगे बढ़ते हैं और रज़िया सुल्ताना की तरफ जाते हैं। तो रज़िया सुल्ताना जो है वो इसकी बेटी थी अल्तुतमिश की, और अल्तुतमिश ने उसे जंगी तालीम भी दी थी और हुक्मरानी की तालीम भी दी थी। लेकिन इसका जो बेटा था वो बहुत निकम्मा था, ठीक है। तो इस वजह से नोबेल्टी ने ये कहा कि रज़िया सुल्ताना को हुक्मरान बनाया जाए, ताकि वो मामलात को अच्छे तरीके से चला सके। और उसने 4 साल चलाया। उसने मुख्तलिफ मुहिमात में हिस्सा लिया, कुछ में। अच्छा, उसकी जो फेमस जो थी वो एक्सपेडिशन थी, वो थी कि मलिक अल्तूनिया के ख़िलाफ़ थी। मलिक अल्तूनिया जो था वो भटिंडा का हुक्मरान था। इसके खिलाफ रज़िया सुल्ताना ने जंग की, लेकिन क्या था कि वो हार गई। तो फिर उन हुआ ये कि इसने इस अपनी हार को जीत में बदलने के लिए उसके साथ शादी कर ली, मलिक अल्तूनिया के साथ। मलिक पूछा जाता है कि मलिक अल्तूनिया कौन था, तो वो इसका हस्बैंड था। इसको ऊपर बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन भी लगे थे, इसको एसोसिएट भी किया गया था।
जैसा कि किया जाता है फीमेल रूलर को हिरास करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप हुक्मरान बनते हैं तो फिर हुक्मरानी के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, और वो लोग प्रिपेयर थे भी सही, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुक्मरानी की। इसके नसीब में हुआ ये कि इसके साथ ये हुआ कि इसके भाई ने ही इसका सर कलम कर दिया, इसके और इसके हस्बैंड का, और 1240 में वो हुक्मरान बन गया। तो ये जो हिस्ट्री है, स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत ले लें, मुगल सल्तनत ले लें, तो इन इनके अंदर इन ये जो दौर थे टेन्योर्स के अंदर भी भाई भाई का गला काट रहा है, चाचा भतीजे को मार रहा है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, और बड़ी बेदर्दी से होती रही हैं। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी को, जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने कत्ल कर दिया था, कि चचा भतीजा थे, दामाद भी थे, दामाद ससुर भी थे, लेकिन कत्ल कर दिया। तो ये चीज़ें इस इन टेन्योर्स के अंदर आपको कसरत से मिलेंगी। नासिरुद्दीन महमूद ने मरवाया था इसको, रजिया सुल्ताना और मलिक अल्तुनिया को अपनी हुक्मरानी के लिए। फिर इस नासिरुद्दीन महमूद को ख़त्म करवाया था बलबन ने, अपना गलबा बनाने के लिए। बलबन बड़ा ज़बरदस्त हुक्मरान था, और मलिक ग़ियासुद्दीन बलबन, उसने इसको कठपुतली की तरह यूज़ किया, और फिर खुद ही थ्रोन के ऊपर आ गया। तो ग्रुप ऑफ 40 वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि क्या था वो। और यहाँ पे स्क्रीन जो है वो, अच्छा जी, तो हम सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन के बारे में देख रहे थे। तो सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन जो है वो काफ़ी ताकतवर बादशाह था। उसने क्या किया, उसने आकर जो है अपना खुफिया जासूसी स्पाई सिस्टम बनाया। जासूसी खुफिया पूछा जाता है कि वो जासूसी का निज़ाम किसने के दौर में बेहतर था, तो ग़ियासुद्दीन बलबन के दौर में बहुत बेहतर था। और इसने क्या किया, इसने खुद को ज़िले इलाही डिक्लेयर किया, और इसके अलावा इसने उमरा को बराबर बिठाने की जो रिवायत है उसको ख़त्म किया। तो इसने अपने दौर में सूबों के निज़ाम को भी बहुत बेहतर बनाया था। तो आप मैं आपको कह रहा हूँ कि रिफॉर्म्स के हवाले से या तो सुल्तान अल-तुतमिश को देखें, या फिर इसको देख लें आप, ग़ियासुद्दीन बलबन को। तो इन दोनों ने बहुत इंप्रूवमेंट कराई थी, बहुत रिफॉर्म्स की थी। अल-तुतमिश के दौर में कुतुब मीनार कंप्लीट हुआ था। कुतुब मीनार और जो मस्जिद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई थी, तो वो अल-तुतमिश के दौर में कंप्लीट हुई थी। ये मैं बताना पहले भूल गया था, मैं अब आपको बता रहा हूँ। ये बलबन वो वाहिद बादशाह था, जो वो वाहिद बंदा था जिसने मंगोलों के साथ बड़ी सख्ती से मुकाबला किया। उनके उनके हमले के, क्या कहते हैं यार, वो पेश इकदामात किए पहले, उनके हमले से पहले ही सिक्योर किया अपने सरहदों को, और उनके हमले को कुचला। कहा जाता है कि 12 टाइम से ज़्यादा बार या इस तरह से उन्होंने हमला किया, लेकिन इसने उनको बुरी तरह से कुचल दिया, और फिर मंगोलों ने इसका रुख नहीं किया कुछ सालों तक। तो बलबन तक यह तारीख है। जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे हमने स्टेप बाय स्टेप कवर कर लिए, यहाँ तक इतना ही डेटा था जो मैंने आपको बताना था। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। हम हमारी जो सल्तनत है, इसका आखिरी बादशाह था कीकोबाद, जिसको अब और 1290 के अंदर इसको कत्ल कर दिया गया, कीकाबाद को। और इसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो किसका आगाज़ हो गया, खिलजी डायनेस्टी का आगाज़ हो गया। तो स्लेव डायनेस्टी का एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं। तो ये 1206 में शुरू हुई, किसने शुरू कराई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फाउंडर इसके कौन से, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अच्छा जी, कब शुरू हुई, 1206 में। इनकी वफ़ात कैसे हुई, अच्छा ये रूलर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, अरमशाह, शमसुद्दीन, रुकनुद्दीन फ़िरोज़, रज़िया सुल्ताना, मुइज़ुद्दीन बहराम, अबू मंसूर, और इस तरह से ये क्योंकि गुजर गया है, तो वो मैंने आपको पहले बताया था, वो वॉइस ओवर वाली प्रॉब्लम, वीडियो वाली प्रॉब्लम, तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। हु वाज द फाउंडर ऑफ ममलूक और स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ममलूक डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन 1206। स्लेव डायनेस्टी कब ख़त्म हुई, 1290 में। 84 साल इनकी हुकूमत रही। तो 84 साल इनकी हुकूमत रही। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तरबिश सॉरी टर्किश फैमिली से बिलोंग करता था, टर्किश था ये। पहला जो हुक्मरान था वो तुर्क था, अफ़गान नहीं था, तुर्क था। जो पहला हुक्मरान था बर सग़ीर पर हिंदुस्तान का, वो तुर्क था, अफ़गानी नहीं था वो, ठीक है। तो
अब ये आगे एमसीक्यूज की स्लाइड चलेगी तो मैं आपको बताता हूँ फिर कि इसके आगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था जी, 2.5 दिन की मस्जिद बनवाई थी। और इसके अलावा हाँ, कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद बनवाई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। वो कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद। इसे 2.5 दिन की मस्जिद भी कहा जाता है। विच स्लेव डायनेस्टी रूलर शिफ्टेड कैपिटल लाहौर टू दिल्ली। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो जो सबसे ज़बरदस्त बात ये थी कि इसने ये लाहौर के अंदर ही दफन है और इसका मकबरा भी लाहौर में है। और इस जो कैपिटल था इसका इसके दौर में वो लाहौर था। फिर इसने आके शमसुद्दीन अल-तुतमिश ने आकर जो दिल्ली को है उसको बाकायदा तौर पर कैपिटल बनाया, वहीं से मामलात को हैंडल किया। तो इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, किसको? शमसुद्दीन अल-तुतमिश को। लेकिन फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही लगाएंगे। ठीक है। बिहार वाज कैप्चर्ड इन 1210। तो ये और चीज़ें ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार एंड बंगाल वाज इन्वेटेड बाय होम? अल्तुतमिश ने आकर फिर सल्तनत को वसी किया था। तो अल्तमिश कह लें या तुतमिश कह लें, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार जो रह गए थे, इनकी जो तामीर रह गई थी, फिर वो किसने आकर कंप्लीट कराई थी? तो अल्तमिश ने आकर कंप्लीट कराई थी। ठीक है, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम की कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में ही शुरू हुई थी। अच्छा, लख बख्श भी कहती थी इसे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपनी रहमदिली की वजह से अवाम के अंदर क्या मशहूर था? अपना लख बख्श भी मशहूर था। ठीक है, इसे लख बख्श कहा अवाम कहती थी। और इसके अलावा जो अल्तुतमिश शिफ्टेड हिज कैपिटल लाहौर टू दिल्ली। ठीक है, इन विच ईयर अल्तुतमिश रेजिस्टेड एनेक्सेशन बाय द मंगोल? 1221 के अंदर जो उन्होंने इन्वेड किया था तो इसने इसको क्या किया था? रेजिस्ट किया था। वजीर कौन था जी? किसका? नासिरुद्दीन महमूद का। तो बलबन जो था नासिरुद्दीन महमूद का वजीर था। नासिरुद्दीन महमूद कौन था? जिसने अपनी बहन और बहनोई को कत्ल किया था, उनके सर तन से जुदा कर दिए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1290 एडी क्यों मरा था? सॉरी, किकाबाद क्यों मरा था? हार्ट स्ट्रोक की वजह से मरा था 1290 में। जो आखिरी बादशाह था, कहा जाता है कहीं पे आता है कि ये हार्ट स्ट्रोक की वजह से मरा था। ये एमसीक्यूज रेलिवेंट नहीं है हमारे, तो इसको हम नहीं पढ़ते। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार ये 1193 में शुरू हो गई थी। हु वाज द वजीर ऑफ नासिरुद्दीन महमूद? बलबन था जी, नासिरुद्दीन महमूद का। तो ये हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। अल्तुतमिश जो क्या था? ऐबक का तो सन इन लॉ था जी। और कुतुब मीनार इज आल्सो नाउन एज विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। और इसके अलावा कुतुब मीनार जो है इसको आल्सो नाउन एज विक्ट्री टावर। और कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रज़िया सुल्तान? अल्तमिश बेटी थी जी इसकी। और मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया वाज द गवर्नर ऑफ बठिंडा का ये गवर्नर था। और ये किसका हस्बैंड था? रज़िया सुल्ताना का हस्बैंड था जी। और रज़िया सुल्ताना वाज किल्ड बाय हिज ब्रदर रुकनुद्दीन फिरोज, जिसका वजीर कौन था जी? बलबन था। और बलबन बाद में जाकर क्या बना? हुक्मरान बना। तो जितने भी क्वेश्चन हमने क्या किया, स्लेव डायनेस्टी को पढ़ा, फिर वहाँ से जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हमने उनको क्या किया? क्विज में आकर सॉल्व कर लिया। तो अगर हम इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप मुझे बताइए कि कोई एक एमसीक्यूज भी हमने नहीं छोड़ा। फुल फ्लैज हमने तैयारी की, फुल फ्लैज हमने यहाँ पर आकर 1290 तक आपको पढ़ा दिया। कोई एक एमसीक्यूज भी आप नहीं कह सकते कि आपने छुड़वा दिया या छूट गया हमसे। तो अगर आपने इसके नोट्स बनाए हैं तो ये बड़े ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त चीज़ है आपके लिए। अगर आपने नहीं बनाए तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा-सा मसले का बन सकता है, क्योंकि जो वीडियो हम लोग देखते हैं ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव करनी है तो फिर आपको क्या करना होगा? चीज़ों को राइट करना होगा, अपने आप को ज़हमत देनी होगी। जब आप लोग अपने हाथों को ज़हमत देंगे, अपने आप को ज़हमत देंगे, तभी जाकर आप किसी नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। तब जाकर आपके लिए कोई चीज़ आसान होगी। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इसके बाद हमारे पास आ गई खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी कब से लेकर कब तक रही? तो 1290 से लेकर ये 1320 तक रही। टोटल 30, इसमें 4 हुक्मरान थे: जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन और नासिरुद्दीन। 1290 से लेकर 1320 तक रही। इस दौर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए, कौन कौन से एमसीक्यूज वन पेपर के अंदर या एफपीएससी के अंदर, एमओडी के अंदर पूछे जाते हैं, तो वो हम आकर डिस्कस करते हैं। तो फाउंडर थे जी फिरो खिलजी डायनेस्टी के मलिक फिरोज खिलजी। अच्छा जी, तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जी मलिक फिरोज खिलजी। इन्हें जलालुद्दीन खिलजी इनको कहा जाता है। मलिक फिरोज खिलजी इनका नाम था। और 30 साल तक ये हुकूमत रही, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, जलालुद्दीन। अच्छा, मैं आपको ये क्विज दे रहा हूँ क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा डिटेल है नहीं। जो डिटेल होगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा।
तो मलिक फ़िरोज़ खिलजी के हवाले से कोई इतना ख़ास एमसीक्यूज़ है नहीं। यही बनता है कि ये इसने जो है पहला फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का, और इसने अलाउद्दीन के लिए राह हमवार की थी। अलाउद्दीन के हवाले से थोड़े से बहुत एमसीक्यूज़ बनते हैं। ड्यूरिंग द जलालुद्दीन सेवरल मंगोल्स ने अटेम्प्ट की थी, लेकिन इसने उसको कदर कुचल दिया। अलाउद्दीन अटैक ऑन, अच्छा ये और एमसीक्यूज़ हैं, ये हमारे हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। चित्तौड़ पर हमला जो किया था अलाउद्दीन खिलजी, हाँ अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और इनके हवाले से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं वन पेपर के अंदर, चाहे वो एफपीएससी का हो, चाहे पीपीएससी का हो, चाहे एमओडी का हो, स्क्रीनिंग टेस्ट हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने चचा अपने ससुर को कत्ल किया था मिलने के बहाने। क्योंकि ये अपने थे तो उनकी चेकिंग तो होती नहीं थी, तो इन्होंने खंजर छुपा रखा था। जैसे ही मिले इन्होंने खंजर घोंप दिया किसके, जलालुद्दीन खिलजी की बैग के अंदर। और जलालुद्दीन खिलजी उसी वक्त अल्लाह को प्यारे हुए और इनकी इक़्तिदार की राह हमवार हो गई। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह से इक़्तिदार ले लिया, फिर किस तरह से इक़्तिदार पर काबू पाया तो मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा जी, अलाउद्दीन खिलजी जी ने जो है मार्केट प्राइस कंट्रोल सिस्टम लाया था, मार्केट की इस्लाहात लाई थी। और मैं यही बात कर रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दौर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है खिलजी डायनेस्टी के अंदर। हमने स्लेव डायनेस्टी के अंदर देखा था कि अल्तुतमिश का दौर और बलबन का दौर बड़ा निहायत अहमियत का हामिल था। और इसके अंदर खिलजी डायनेस्टी के अंदर अगर आपने किसी का दौर पढ़ना है तो वो है हमारे पास किसका, अलाउद्दीन खिलजी साहब का। अच्छा जी, अलाउद्दीन खिलजी वाज द सन इन लॉ एंड नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, हु वाज द व्हाट वाज द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, क्लेमेंसी जलालुद्दीन। अच्छा ये आज तक सवाल नहीं आया है, ठीक है। इन विच ईयर जलालुद्दीन बीट द मंगोल, डिफीटेड द मंगोल, तो 1200, ये क्या आया था अभी मैंने नहीं देख सका इसको, आप लोग देख लीजिएगा। इन विच ईयर अलाउद्दीन खिलजी असेंडेड द थ्रोन, तो 1296 में इसको थ्रोन मिला था जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी कनक्वेयर्ड गुजरात, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने क्या किया था, इसने एक्सपेंड किया था अपने उसको, अपनी हुकूमत को। हु रोट मिफ्ताहुल फतह टू ऑब्जर्व, अच्छा अमीर खुसरो भी इन्हीं के दौर में आया था, इन्हीं इसी सेंचुरी के अंदर, और इन्हीं के कोर्ट से एसोसिएटेड था खिलजियों के। जब वो कंस्ट्रक्ट अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन ने अब नाम से ही है। अच्छा एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ पेपर के अंदर कि कभी भी अगर ऐसा कोई एमसीक्यूज आ जाए, तो जैसे अलाई दरवाज़ा, अब जवाब में अलाउद्दीन मौजूद है तो आपने अलाउद्दीन ही टिक करना है, ठीक है। नहीं मिलता जुलता क्वेश्चन, अब मुबारकाबाद का पूछेगा वो और नीचे मुबारक शाह दे देगा, तो आपने आंखें बंद करके मुबारक शाह टिक कर देना है। ये एक हिंट होता है, ये एक ट्रिक है पीपीएससी की, जो आपको एमओडी की, वन एफपीएससी की, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने पेपर करते हुए क्या हुआ कि आपके पास सवाल इस तरह का आ गया कि उसमें सवाल में कोई हिंट मौजूद है, जो जवाब के अंदर भी ऑप्शंस में जो 1000 ऑप्शन दिए गए उनमें से कोई ऑप्शन है मिलता जुलता, तो टिक कर दीजिए मान करके। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान, अच्छा यार ये फॉर हाउ मेनी ईयर्स अलाउद्दीन रूल्ड ओवर दिल्ली, तो 20 साल के अंदर 20 साल तक इसने हुक्मरानी की थी जी। रूलर फेस द रिवोल्ट ऑफ मलिक छज्जू, मलिक छज्जू का जो था जलालुद्दीन ने फेस किया था रिवोल्ट। मलिक छज्जू क्या था, नेफ्यू था फिरोज खान खिलजी का। नेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी, तो अलाउ वो इनवाइटेड, ठीक है, उसने क्या किया था, पता नहीं कुछ किया था। मलिक काफूर भी इनका एक अहम लीडर था। अच्छा, हु वाज द रूलर ऑफ रणथंभौर, रणथंभौर वाला कोई क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अलाउद्दीन खिलजी रेजिस्टेड देन वी आर मंगोल, मोर देन 12 टाइम्स, ये भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है। मलिक काफूर, हाँ ये आया था कि मलिक काफूर क्या था, वाज जनरल ऑफ अलाउद्दीन, क्या था ये, अलाउद्दीन का बड़ा बेहतरीन जर्नल था, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया था किसके लिए, अलाउद्दीन के लिए। अलाउद्दीन के ऊपर इसने अपनी जान कुर्बान की, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा इलाके फतह किए थे। तो जितने एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा अब हम कहाँ से चले थे, हम 712 से चले थे, और अब हम 1300 कहाँ तक आ चुके हैं, 1320 तक आ चुके हैं। बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर कोई चीज़ एक्स्ट्रा बताए, बगैर कोई चीज़ एक्सपेंड किए, हमने आपको तमाम कंप्रेस करके दे दिया है डेटा, बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाकर दे दिए, नोट्स भी बनाकर आपको यूँ समझिए दे दिए, प्लेट में रखकर आपको चीज़ दे दी है कि कितने आराम से मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम याद करवा दिया, फिर महमूद गजनवी, फिर महमूद गौरी, फिर ऐबक, फिर स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, और अब हम तुगलकों की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा मैंने इनको, अगर स्लेव डायनेस्टी में पढ़ना है तो आप स्लेव डायनेस्टी में, सॉरी दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है तो सिर्फ स्लेव डायनेस्टी को पढ़ लीजिए, बाकियों को सिर्फ आप ऐसे गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि बाकी डायनेस्टी से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते, जो आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी कौन है जी, गयासुद्दीन तुगलक थे जी। अच्छा
फॉर हाउ मेनी ईयर्स तुगलक फैमिली रूल्ड इन दिल्ली, तो इन्होंने 93 ईयर्स तक रूल किया था जी। इनका जो रूल था तुगलकों का वो ये था कि 1320 से ये शुरू हुए और 1398 तक ये रहे थे। फिर उसके बाद तैमूरलिंग आ गया था, इसी से तकरीबन 1390 के बाद या 1394 98 इसी तरह कुछ किसी दौर में आया था अमीर तैमूर। ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। अच्छा जी, अमीर तैमूर भी 1398 में आया था और इसने जो आकर तबाही मचाई थी। तो तुगलक डायनेस्टी जो थी वो फिर मतलब यूं समझ लीजिए कि 1398 तक ही थी, और उसके बाद फिर अमीर तैमूर आ गया था, तैमूरलिंग। वो मंगोल था, उसने आकर जो है वो आपके काफ़ी तबाही मचाई थी, शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया था। बड़ी ज़बरदस्त तरीके पर तबाही फेरी थी हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास, अब हम अपने तुगलक डायनेस्टी के ऊपर वापस आते हैं। हु वाज द सक्सेसर ऑफ गयासुद्दीन? गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए। मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में एक ज़बरदस्त इंस आया था, एक ट्रैवलर था, वास्को गामा नहीं, इब्ने बतूता, सॉरी इब्ने बतूता आया था जी। तुगलक फोर्ट कन अच्छा, तुगलक फोर्ट आप देखिए किसने बनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। विच ईयर फिरोज शाह तुगलक मार्च टुवर्ड्स 1353 में उसने मार्च किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड जजिया ऑन द ब्राह्मण? फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो जजिया उठा लिया था ब्राह्मण से। विच डिपार्टमेंट बिल्ड बाय फिरोज शाह तुगलक फॉर टू गिव फाइनेंशियल एड? दीवान ए, अच्छा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वाज नाउन एज जूना खान? मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खान भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का ये निकनेम था, उनको जूना खान कहा जाता था। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है तुगलक डायनेस्टी के अंदर। अगर तुगलक डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं तो आपने किसको पढ़ना है? मोहम्मद बिन तुगलक को डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक कैप्चर्ड वरंगल इन 1327 में, ये भी नहीं कभी नहीं पूछा। हु इंट्रोड्यूस्ड तकावा लोन्स? ये भी नहीं पूछा गया। ये तीनों क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए गए हैं तो ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई स्लाइड नहीं बनाई है, मैंने आपको इंटरनेट से पढ़ा रहा हूँ, दस्तियाब डेटे से पढ़ा रहा हूँ, अवेलेबल सोर्सेज से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डाइड व्हेन हिज वुडन पवेलियन फॉर रिसेप्शन कोलैप्स्ड? गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये फतह करके आया था कहीं से, तो इसको चबूतरे पर अपनी फतह का जश्न मनाना था या उसको सेलिब्रेट करना था, जो भी करना था, तो इसके लिए चबूतरा बनवाया गया। वो चबूतरा थोड़ा सा कच्चा था या जो भी था, सही तरीके से बिल्ट नहीं हुआ था, तो ये चबूतरे से गिरकर हलाक हो गया था। कुछ कहते हैं कि इसके बेटे ने साजिश की इक़्तिदार पाने के लिए, और वो जानबूझकर कच्चा छोड़ा गया ताकि ये वहाँ से गिरकर हलाक हो जाए और किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को मिल जाए। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली से दौलताबाद की तरफ जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दिया था और वहीं से ये अपने सारे मामला देखता था। दौलताबाद सिटी जो इंडिया के अंदर है वो प्रेजेंट महाराष्ट्र को कहा जाता है। जो महाराष्ट्र सिटी है उसे दौलताबाद कहा जाता था उस दौर के अंदर। दौलता अच्छा, विच इज अनदर नेम ऑफ दौलताबाद सिटी को देवागरी भी कहा जाता था। इन विच ईयर मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागरी? तो 1327 के अंदर इसने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़कर सुना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने वाले क्वेश्चन है। अच्छा, इन विच ईयर मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागरी? 1327 के अंदर। अच्छा, मेरा ना ये इशू आ रहा था कि इसको तो बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा था, तब जाकर ये आगे बढ़ रहा था, वरना ये आगे नहीं जा रहा। देखिए इस तरह से एरो आ रहा है तो ये आगे नहीं जा रहा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी काम किया, इसने आर्ट एंड कल्चर को जो है फ़रोग दिया था। इसके जो ऑर्थोडॉक्स थे वो खिलाफ थे म्यूज़िक और डांस के, लेकिन इसने फिर भी अपने कोर्ट के अंदर इस चीज़ को प्रमोट किया था कि आर्ट को इसने कहा कि प्रमोट करना चाहिए, आर्ट प्रमोट होनी चाहिए। इब्ने बतूता, जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब कॉन्टिनेंट विच रिजीम मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में आया था। अच्छा जी, अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? फतुहात फिरोज शाह इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फतुहात फिरोज शाह, अब देखिए नाम से ही जाहिर है कि फिरोज शाह, तो सवाल में भी आपने आंखें बंद करके, यही ट्रिक जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पेपर करने की भी अलग से तरीके हैं, अलग से मेथड्स हैं। कभी उन पर अगर आप लोगों ने कहा तो वीडियो बनाएंगे। इन विच ईयर अमीर तैमूर इन्वेडेड दिल्ली? तो 1398 के अंदर। अमीर तैमूर वाज द रूलर ऑफ समरकंद। ये समरकंद का रूलर था जी 1398 में। ये मंगोल था बेसिकली, इसने आकर हमला कर दिया था। रियल नेम ऑफ तुगलक रूलर मोहम्मद बिन तुगलक का असल नाम, सॉरी रियल नेम जो था वो जूना खान था। जूना खान 1351 में ठट्ठा के मकाम पर जो है वो फौत हुआ था। द करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, अब करेंसी दोबारा से आई है, किसने इंट्रोड्यूस करवाई? कॉपर की करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इससे पहले अल्तुतमिश ने किसकी थी? कॉपर जिताल और सिल्वर टंका की। अच्छा, वो जिताल थी, इसने कॉपर की करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी। अच्छा, विच टर्को मंगोल लीडर इन्वेडेड तुगलक
रूल्स ओवर दिल्ली, अमीर तैमूर ने जी इनके रूल को ख़त्म किया था या इनके ऊपर हमलावर हो गया था तो तुगलक के ऊपर। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कि तुगलक डायनेस्टी भी तकरीबन यहाँ से हमने जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे हमने वो तो टोटली देख लिए हैं। और अभी हमारा बहुत थोड़ा सा टाइम रहता है, तो मतलब थोड़ा सा हिस्सा रहता है दिल्ली सल्तनत तक। तो अब हम सैयद डायनेस्टी को देखते हैं। सैयद डायनेस्टी से बहुत कम एमसीक्यूज बनते हैं। सैयद डायनेस्टी से सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए कि इसका फाउंडर खिजर खान था और ये 1414 से 1451 तक रहे थे। बस इससे ज़्यादा इससे एमसीक्यूज और नहीं बनते। हाँ, मुबारकबाद के बारे में एक आध क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसका क्विज देख रहे हैं ताकि कोई क्वेश्चन हमसे छूट ना जाए। मैंने कोशिश की है कि तमाम डायनेस्टीज़ के अंदर से आपका पाकिस्तान अफेयर से यहाँ तक जो है मैं आपको इतने अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूँ कि आपका कोई एक क्वेश्चन भी ना रह जाए। आप लोग 2026 में वीडियो देख रहे हैं, 27 में देख रहे हैं, 28 में देख रहे हैं, बस आप लोग मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा जब भी आप लोग इस वीडियो को देखें। और बस यही होगा, और अगर कोशिश कर दिल करे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम आते हैं मुबारकाबाद सिटी। सॉरी, सिटी वॉज बिल्ट बाय मुबारक शाह। मुबारकाबाद सिटी वॉज बिल्ट ऑन द यमुना रिवर के किनारे पर बनाई गई थी। नेम ऑफ द मुबारक शाह शाहज वाज मोहम्मद शाह, नेफ्यू इनका इसका भतीजा था मोहम्मद शाह। खिजराबाद सिटी वॉज फाउंडेड बाय खिजर खान। देखिए वैसे ही बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि सवाल के अंदर ही जवाब आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायनेस्टी डिड नॉट इन द सुल्तान। खिजर खान ने अपने आप को सुल्तान मतलब कहने से वो गुरेज करते थे। खिजर खान द गवर्नर ऑफ मुल्तान, ये सैयद डायनेस्टी थी, इनको सादा डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो इन्होंने बड़े हम्बली रूल किया था और यही क्वेश्चन है इनके कि मुबारकाबाद किसने बनाया और खिजराबाद की बुनियाद किसने रखी। यही और ये इतने ये पूछे भी नहीं गए हैं भाई, यही पूछा गया कि इनकी कब है मतलब बुनियाद किसने रखी और कब से कब तक थी, कब ख़त्म हुई। 1451 में जो है इनका आखिरी रूलर आया था, वो मुझे अभी मैं आपको उसका नाम बताता हूँ। तो खिज़र खान डाइड इन 1421 में खिज़र खान डाइड हो गए। ऑन व्हाट डेट खिज़र खान, ये नहीं पूछा जाता कि इंपॉर्टेंट डेट्स वही हैं जो जिनका बिग रोल होगा। जैसे मोहम्मद बिन कासिम का बिग इम्पैक्ट है, उससे स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद कायदे आज़म, मतलब ये तो बाद में यहाँ पे जो मुगल रूलर्स हैं फिर उनमें से कुछ की होगी जो डेट होगी, डेथ डेट बर्थ डेट वो हमने याद करेंगे। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। हुआ द सक्सेसर ऑफ खिज़र खान आफ्टर हिज डेथ। मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह जो है वो उसके बाद बादशाह बना था। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड मुबारक शाह रूल। तो मुबारक शाह जो है उसने 13 साल रूल किया। और अभी देखते हैं 1421 में ये हुआ, 13 साल इसने रूल किया तो 1434 हो गया तकरीबन। अलाउद्दीन शाह डाइड इन, अच्छा ये वो रिमूव अलाउद्दीन फ्रॉम द थ्रोन एंड सेंट हिम बहलोल खान लोधी। बहलोल खान लोधी आ गया था और इसने क्या किया था, इसने अलाउद्दीन को जो उनका आखिरी बंदा था उसको फेंक दिया था, मरवा दिया था, ख़त्म करके खुद ही कब्जा कर लिया था। दिल्ली सल्तनत की स्टोरी ये है कि यहाँ पे जो वज़ीर होते थे वो क्या करते थे, अपने आप को पहले इतना पावरफुल बनाते थे कि वो बादशाह के ख़ास बनते थे। फिर जैसे ही वो बादशाह के ख़ास बनते थे वो उनको जाकर कत्ल कर देते थे या उनको इतना कमज़ोर कर देते थे कि जाकर उनको उन पर कब्जा कर लेते थे। बहलोल लोधी ने भी इस तरह का इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये कर दिया। अच्छा, लोधी सल्तनत में 3 ही हैं, बहलोल है, सिकंदर है और इब्राहिम लोधी है। तो फाउंडर यहाँ से बेसिकली जो ये वाला पार्ट है लोधी लोधी डायनेस्टी वाला, तो यहाँ पे हमने इसका फाउंडर देख लिया, बहलोल खान लोधी है। फिर ये कब आई, 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। ये आप लोग गिन लीजिएगा, 1451 से लेकर 9 ये और 4 40 और 20 60 69 और 26 6 और 1 7, तो ये कितने बने, 69 और 7, ये बन गया हमारे पास 76 साल। इस तरह इनकी कोई हुकूमत रही है, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच व्हेन डिड बहलोल खान। अच्छा, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो अगर मुझसे मिस हो गए तो आप लोग वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेम द मिनिस्टर ऑफ सिकंदर लोधी कंपाइल द बुक। अच्छा, ये भी नहीं पूछा गया। मदान शिकवा नहीं, बस ये नहीं पूछा गया, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग सुल्तान हु इज द सक्सेसर ऑफ बहलोल के बाद सिकंदर लोधी आया था, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी आया था। इब्राहिम लोधी ने पानीपत की जंग लड़ी थी। पानीपत की जंग क्या थी, बाबर के साथ। उसमें हुआ ये था कि इसके जो अपने थे लोधी थे, दौलत खान लोधी, उसने रिवोल्ट किया था। उसने बाबर को इनवाइट किया था कि आओ और आकर हम पर हमला करो, मैं आपका साथ दूंगा। और इसी तरह से वो पंजाब का गवर्नर था या किसी सूबे का गवर्नर था दौलत खान लोधी, उसने बाबर को असिस्ट किया था, मदद की थी उसकी। अच्छा, इन विच ईयर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी शिफ्टेड हिज कैपिटल।
सिकंदर लोधी ने भी कैपिटल शिफ्ट किया था 1506 में दिल्ली से आगरा की तरफ। वॉज द लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी आखिरी रूलर था, क्योंकि इसके बाद बाबर आ गया था और मुगल सल्तनत बाकायदगी से शुरू हो गई थी। रियल नेम ऑफ सिकंदर लोधी क्या था? निज़ाम खान था जी। लोधी डायनेस्टी बिलोंग्स टू अफगान। अच्छा, लोधी डायनेस्टी जो है ये अब अफगान से आ रही है। इससे पहले जो आ रहे थे हमारे पास वो टर्किश थे सारे। बहलोल लोधी डाइड इन दिल्ली के अंदर डाई हुआ था। अच्छा, अब पूछा जाता है कि कौन सा सुल्तान है जिसका मकबरा लाहौर में है, तो इसका आपने जवाब देना है, मैंने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर conquered by बहलोल खान लोधी? ऑल ऑफ दीज मेवाल। हु इनवाइटेड जहीरुद्दीन बाबर टू विच? दौलत खान लोधी ने इसको इनवाइट किया था। दौलत खान लोधी वाज द गवर्नर ऑफ विच रिलीजन? विच रीजन ड्यूरिंग रूल? पंजाब। हाँ जी, पंजाब का गवर्नर था ये। और इसने इनवाइट किया था बाबर को कि आओ और हम पर हमला करो और हम आपकी मदद करेंगे हर चीज़ के अंदर, हर उस चीज़ को जहाँ पे भी आपको मदद की ज़रूरत होगी। तो व्हाट वाज सक्सेसर ऑफ? अच्छा जी, पहले का बहलोल लोधी आया, उसके बाद सिकंदर लोधी और उसके बाद इब्राहिम लोधी आ गया। इब्राहिम लोधी ने का दौर काफ़ी अयाशी का दौर था और काफ़ी कमज़ोर था। इसके दौर के अंदर दिल्ली सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हुई और आखिर में क्या हुआ? पानीपत के मकाम पर 1526 में जंग हुई। किसके दरमियान? बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान। और इस तरह से हमारा जो है वो दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ। और यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने सारे आपको मैं अभी मुँह ज़बानी ही बता रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा जो दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ 1526 के अंदर, और बाबर साहब जो है वो आ गए। बाबर साहब अफगान से आए थे। ये मंगोल और तुर्क उनका मिला जुला कोई मिक्सचर था, तो इसलिए इनका नाम मंगोल रखा गया। ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने आपको मोहम्मद बिन कासिम से लेकर हम कहाँ से चले? 712 से चले और मोहम्मद बिन कासिम के एमसीक्यूज़ को ज़बानी याद कर लिया। फिर हम महमूद गजनवी की तरफ आए। महमूद गजनवी से होते हुए हम फिर महमूद गौरी के दौर में आए। महमूद गौरी के सिर्फ दो क्वेश्चन। शहाबुद्दीन गौरी इसका नाम है। इसके बैटल ऑफ तराइन कब हुई? 1191 1192। और मुइजुद्दीन सैम इसे कहा जाता है। और इसका स्लेव था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की बुनियाद रखी। अच्छा, क्विक रिवीजन कर देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का नाम क्या था? 695 में पैदा हुआ। सकवी ट्राइब से ताल्लुक था। इनिशिएट सकवी ट्राइब कहाँ पे है? ताइफ के अंदर है, ताइफ। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद इब्न हज्जाज इसका अंकल था, जो कि यमन का गवर्नर था। हज्जाज बिन यूसुफ इसका ससुर भी था और चचा भी था। उसके बाद उसने इसको सिपह सलार बनाया। फिर सिपह सलार बनकर ये सिंध आया। सिंध में दिबल के मकाम पर इसने जंग की राजा ताहिर के साथ। राजा ताहिर हिंदुओं का लास्ट रूलर था। उसके बाद मुसलमान वहाँ पर आ गए। 715 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाकर, पहले 714 में वापस बुलाया था, कैद कर लिया था। फिर 715 में इसकी वफात हो गई। और इसके बाद हमारे पास महमूद गजनवी आए। उन्होंने अपना 1001 से हिंदुस्तान पर एक्सपेडिशन शुरू की। 11वीं सदी में उन्होंने हिंदुस्तान पर वो हमलावर हुए और 17 हमले किए उन्होंने सोमनाथ पर। सोमनाथ के बाद उन्होंने 1025 में सोमनाथ पर हमला किया और हम सोमनाथ को फतह कर लिया। 1030 में उनकी वफात हो गई। उन्होंने उसके बाद महमूद गौरी है। महमूद गौरी के दो ही बैटल ऑफ तराइन 1 और 2, 1191 1192। उसके अलावा उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया। गजनवियों की हुकूमत को अफगानिस्तान में ख़त्म किया और उनकी हुकूमत आई गौरी डायनेस्टी। फिर उन्होंने महमूद गजनवी के बाद वो पहले हैं जिन्होंने किसका रुख किया? हिंदुस्तान का रुख किया। फिर इसके बाद हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा। उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार वगैरह बनाया। तो इस तरह होते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे पास 1210 में पोलो खेलते हुए क्या हो जाते हैं? घोड़े से गिरकर हलाक हो जाते हैं। उसके बाद इरम शाह थे। इरम शाह को नोबेल्टी एक्सेप्ट नहीं करती। फिर हमारे पास सुल्तान अल्तुतमिश आता है, जो कि क्या करता है? जो कि कापर पिताल और सिल्वर टंका इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम करवाता है वो। ठीक है, इसका जानशीन उसी को कहा जाता है उसको। हाँ, वो कैपिटल को शिफ्ट करता है लाहौर से दिल्ली, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार कहाँ पे है? लाहौर के अंदर है। ठीक है जी, मैंने आपसे पूछा था, अगर आप लोगों को नहीं आता तो मैंने सोचा मैंने बता दूँ। ठीक है, तो फिर इसने शिफ्ट किया था। इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था? इसने रियल में जो दिल्ली सल्तनत है उसको क्या किया? शिफ्ट किया दिल्ली के अंदर, वहीं से अपने मामलात चलाए। इसके बाद आया हमारे पास, इसके बाद रज़िया सुल्तान आई। रज़िया सुल्ताना इसकी बेटी थी और उसने 4 साल हुकूमत की। फिर उसको उसी के भाई ने, उसके हस्बैंड मलिक अल्तूनिया, जो कि भटिंडा का हुक्मरान था, उसके साथ इसका सर कलम कर दिया और ख़ुद हुक्मरान बन गया। फिर उसका वजीर बलबन, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, उसने क्या किया? उसने इसको कत्ल करवा दिया और ख़ुद हुक्मरान बन गया। फिर उसके बाद कीकाबाद आया। कीकाबाद को खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने मरवा दिया। और फिर खिलजी डायनेस्टी शुरू हुई। तो खिलजी डायनेस्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें उसने नहरें बनवाई थी, फिरोज शाह खिलजी ने मार्केट प्राइस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। ये आप लोग दोबारा चेक कर लीजिएगा, मुझे शायद मैं मिक्सअप नहीं कर रहा था, तकरीबन ऐसे ही था। तो इसके बाद हमारे पास तुगलक डायनेस्टी आई। तुगलक डायनेस्टी में हमारे पास फिर अमीर तैमूर ने हमला कर दिया 1398 में।
1206 से 1290 तक हमारे पास सेलेव डायनेस्टी थी, 1290 से 1320 तक हमारे पास तुगलक सॉरी खिलजी डायनेस्टी थी। खिलजी डायनेस्टी के बाद 1320 से 1398 तक कहा तो जाता है 1414 तक, लेकिन वैसे 1398 के बाद अमीर तैमूर आ गया था, लेकिन 1414 तक गिनते हैं। तो 1414 से 1451 तक खिजर शाह की हुकूमत थी, सदाद डायनेस्टी। फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी आई 1451 से 1526 तक। 1526 में हमारे पास लोधी डायनेस्टी एंड हुई, इस पर पानीपत की जंग में, जिसमें क्या हुआ था कि बाबर ने शिकस्त दी थी इब्राहिम लोधी को। और इस तरह से हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस थे हमने वो सारे के सारे कवर किए हैं यहाँ पर अपना इस पूरे 1 घंटे के लेक्चर के अंदर। इस पूरे 1 घंटे के लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको हिस्ट्री इस तरह से पढ़ाऊँ कि आप लोग बोर ना हो और आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, इसमें मैंने कुछ एडवाइसेस भी की हैं, सजेशंस भी दिए हैं कि आप लोगों ने किस तरह से तैयारी करनी। मैंने आप लोगों को कहा था कि टॉपिक को आपने इस तरह से पढ़ना है कि पहले आपने एक टॉपिक लेना है, ठीक है, जिस तरह हमने पाकिस्तान अफेयर ली, इसमें मोहम्मद बिन कासिम लिया, मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा। फिर हम गए कहाँ पे, हम गए रूम के ऊपर आए, चैट जीपीटी से एमसीक्यूज लिखवाए कि इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताओ। फिर हमने इसके क्विजेस को सॉल्व किया। फिर हमने इसी तरह से महमूद गजनवी क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, वेटेज नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम को हमने इसलिए डिटेल से पढ़ा क्योंकि ये बड़ा इंपैक्ट कर रहा है, ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसी से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो इस वजह से हमने इसको डिटेल से पढ़ा। मोहम्मद बिन महमूद गजनवी के 2-3 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। अल-बिरूनी के भी 3-4 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, जो पूछे जाते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, तो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हमारे पास जो महमूद गौरी का भी बहुत शॉर्टली हमने देखा, लेकिन फिर इसके बाद हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को थोड़ा सा पढ़ा, सुल्तान इल्तुतमिश को, स्लेव डायनेस्टी को हमने, फिर हमने स्लेव डायनेस्टी को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि वो स्लेव डायनेस्टी वो डायनेस्टी है जिसकी वजह से जो इंडिया है वहाँ पे प्रॉपर जो है मुसलमानों की हुकूमत का आगाज़ हुआ। तो उसमें जो आगाज़ के अंदर जो चीज़ें थी, जिन लोगों ने रिफॉर्म्स किए थे उनको हमने देखना था। फिर दरमियान में अप्स एंड डाउन्स आते रहे, तो तुगलक और खिलजी को हमने डिटेल में नहीं देखा। मैंने सिर्फ आपको उसके एमसीक्यूज करवा दिए। उसके एमसीक्यूज इसलिए करवा दिए क्योंकि वहीं से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर इस तरह हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे डिटेल में, तो फिर आपके पास मैं कहता हूँ कि रजिस्टर ख़त्म हो जाएंगे, हिस्ट्री ख़त्म नहीं होगी। और आपका छोटा सा दिमाग है, उसमें आपने पाकिस्तान अफेयर को भी डालना है, उसमें आपने इस्लामियात को भी डालना है, और उसके अलावा उसमें आपने क्या डालना है, इंग्लिश को भी डालना है। तो सारे 11 के 11 सब्जेक्ट्स डालने हैं। तो एमओडी के लिए और ईएससी जनरल के लिए या किसी भी पेपर के लिए, आप किसी भी पेपर के लिए, अब पाकिस्तान अफेयर है तो ये तो हर जगह पर अवेलेबल है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि फिट हो सकती है जब जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें पाकिस्तान अफेयर आ रही है, एनटीएस का है, जिसका भी है, कोई भी जॉब का टेस्ट है, उसमें अगर पाकिस्तान अफेयर पूछ रहा है तो पाकिस्तान में अफेयर में तो ये लाजमी है। ठीक है, इस लेकिन इस लेक्चर की एक ख़ास बात ये है कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपका ये हो जाएगा कि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग दोबारा से अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें। मतलब इसके अलावा किसी और से आपको नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी टॉपिक्स बन सकते थे मैंने उनको सबको देखा है, कवर करवाया है, और यहाँ तक मेरी पास हो चुकी है। मन को में हुआ ये था कि मैंने आपको पहले जैसे बताया कि मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड की तो उस वक्त मेरा माइक ऑन था, लेकिन मैं दरमियान में कुछ इशू हुआ लैपटॉप का, तो उसकी वजह से वॉइस जो थी वो प्रॉपर नहीं आई। अब वॉइस प्रॉपर ना आने की वजह से मेरी 1 घंटे 4 मिनट की वीडियो जो है, 1 घंटे 4 मिनट 56 सेकंड की वीडियो जो है वो बिल्कुल वॉइसलेस थी। अब मेरे पास ये था कि या तो मैं इसको डिलीट कर दूं, या फिर ये था कि इसको मैं रहने दूं और इसके ऊपर वॉइस ओवर देकर इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर लूं। तो मैंने सोचा कि यार अब वीडियो बना ही ली है तो इसको अच्छे तरीके से अपलोड करते हैं, और मैंने दोबारा जो वॉइस ओवर दिया है वो बड़े अच्छे तरीके से और बड़े डिटेल से दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि चाहे 4 लोग देखें चाहे 6 लोग देखें, लेकिन उनको जो उनकी तैयारी है वो ज़बरदस्त तरीके से हो जाए, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से हो जाए कि उनको कम से कम ये चीज़ें ना भूलें। मुझे तो नहीं भूलेंगी, मैंने जिस तरह से खुद आप लोगों को पढ़ाया तो ये चीज़ें मुझे इतने अच्छे से याद हो गई हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये चीज़ें भूलेंगी। मेरी ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन गई हैं। और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मज़ीद कोई किसी और नोट्स के हवाले में ना धकेलूँ, जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वहीं से कराऊँ। ये क्योंकि मैं मंजन बेचने वाला, चूरन बेचने वाला नहीं हूँ, नोट्स बेचने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ पढ़ाने वाला हूँ और फ्री में तैयारी करवाने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए अलहदा प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है पाकिस्तान अफेयर्स की, इंग्लिश की, और कंप्यूटर साइंसेस की भी। वैसे तो अवेलेबल लेक्चर्स हैं मेरे चैनल के ऊपर, लेकिन अगर आप लोगों को मैं फ्रेश डेटा दूंगा, दोबारा से समझाऊंगा एमओडी के हवाले से, क्योंकि एमओडी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो थोड़ा सा टफ करके हम एमसीक्यूज को देखेंगे। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर चलूँ और प्रो लेवल तक। जैसे कि मैंने हिस्ट्री शुरू करवाई बेसिक लेवल से, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अब मुझे इजाज़त दे दीजिए,
और इतनी मेहनत के बाद लाइक और शेयर बनता है और वीडियो को बार बार देखना बनता है और वॉच टाइम देना बनता है। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने दबा ही लिया होगा, अगर नहीं दबाया तब भी कोई बात नहीं है, दुआ कर दीजिएगा। दुआ की जो है वो तो आप लोगों से दरख्वास्त है बस इतनी सी। और यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो पूरा हो चुका है, 4 मिनट, सॉरी 1 घंटा 4 मिनट और ये 56 सेकंड हो गए। अल्लाह हाफिज़ जी, दुआ में याद रखिएगा।